नमस्कार दोस्तों। बिहार गवर्नमेंट के बीपीएससी टीआरई 4 2026 के तहत अगर आप भी संगीत शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी अभ्यर्थियों का इस क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी म्यूजिक बुक का चैप्टर 6 अध्याय 6 परिभाषिक शब्द का विस्तृत में रूप से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 6 की परिभाषिक शब्द की कंप्लीट और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छठा चैप्टर परिभाषिक शब्द। तो सबसे पहले है ध्वनि। ध्वनि क्या है तो उसके बारे में जानते हैं। संगीत एक ऐसी कला या विद्या है जिसका माध्यम ध्वनि है। संगीत एक ऐसी विद्या और कला है जो ध्वनि ही उसका माध्यम है। आप देख लिए, चाहे तबला हो, हारमोनियम हो, सितार हो, गिटार हो, पियानो हो, या जितने भी वाद्य यंत्र हैं संगीत से जुड़े, सबका माध्यम ध्वनि है। सबसे उत्पन्न ध्वनि ही आपको कर्णप्रिय लगता है और वही संगीत कहलाता है। ध्वनि के अनेक प्रकारों पर जब हम गहन दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ कभी हमें चौंकाती है, कभी हमें अंदर दिलचस्पी जगाती है, तो कभी अनूठी लगती है, कभी मेघ गर्जन की तरह तेज, तो कभी नर्म मुलायम मखमली घास पर किसी भी पदचाप, तो कभी पक्षियों की कलरव और पक्षियों को रंभाने की आवाज़, कभी फेरों वाली की हाक लगती है आवाज़ें, तो कभी अनेक मानवीय ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ती है। नदी की धाराओं की कलकल ध्वनि, पत्तियों की सरसराहट, आकाश से गिरती वर्षा की बूंदे की रिमझिम और ऐसी ही अनेक ध्वनियाँ प्रकृति में समाहित है। एक संवेदनशील व्यक्ति इन सभी का अनुभव करता है। एक संवेदनशील मनुष्य जो भी है, जिन्हें 5 सेंस ऑफ ऑर्गन का अनुभव है, जो सुन सकते हैं कुछ भी, जिन्हें संगीत प्रिय लगता है, वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ अपने जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। कभी बादल का गरजना हो गया, पक्षियों का चहचहाना हो गया, तो कभी मनुष्य द्वारा ही अलग अलग आवाज़ निकाला गया हो, चाहे जानवर के द्वारा की आवाज़ हो। तो कोई आवाज़ हमें डराती है, कोई दिलचस्प लगाती है, कोई आश्चर्य करती है। तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं जिसे आप प्रतिदिन अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, कान में जा रहा है। और एक जो संवेदनशील व्यक्ति हैं वो इस सभी चीज़ को महसूस जरूर करते हैं। आगे बात करें तो आगे है घर्षण अथवा आघात से उत्पन्न ध्वनि एक प्रकार का कंपन या आंदोलन है। जो किसी भी तरह का घर्षण हो या किसी पर आघात हो, जोर से दबाने का, बजाने का, तो उससे जो उत्पन्न एक ध्वनि होता है वो एक प्रकार का कंपन या आंदोलन है, जो किसी ठोस द्रव या वायु रूपी पदार्थ से होकर संचारित होता है। इसे वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है, जिसको वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि घर्षण या आघात से उत्पन्न जो ध्वनि है वो एक आंदोलन है या कंपन है, यह और ठोस द्रव या वायु रूपी पदार्थ से होकर ये गुजरता है। तो इसको वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं। ध्वनि अनेक प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान में सुनाई पड़ती है। मानव के कान में जो सुनाई पड़ती है वही ध्वनि, वही कंपन ध्वनि कहलाती है। ऐसे ध्वनि विभिन्न तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन कितनी ऐसी ध्वनि है जो मानव कानों को सुनाई नहीं दे। तो जो मानव कानों को सुनाई नहीं देती है वो कंपन नहीं है, वो ध्वनि नहीं है। ध्वनि वही कंपन है जो मानव कानों को सुनाई देता।
ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के निर्वात के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। मनुष्य के कानों को द्वारा लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों को सुना जा सकता है। बहुत से जीव जंतु इससे बहुत अधिक या बहुत कम आवृत्ति की तरंगों को भी सुन सकते हैं। कुछ जीव जंतु इससे कम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज से कम भी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि, आवृत्ति की ध्वनि जीव जानवर ऐसे हैं जो सुन सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं सुन सकते। और मनुष्य जो ध्वनि को नहीं सुन सकता है वो ध्वनि नहीं है, वो कंपन ध्वनि नहीं माना जाता है। पेड़ पौधों में भी ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी तंत्री वाद्य के तार को छेड़ें या किसी तबले जैसे वाद्य या किसी ऐसी वस्तु पर आघात करें जिसमें कंपन संभव हो, तो उसमें ध्वनि अवश्य उत्पन्न होगी। अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक ध्वनि की विशेषता उसके कंपन पदार्थ व कंपन की संख्या पर निर्भर करती है। वांसुरी में हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। झांझ में धातु के कंपन से तथा मनुष्य के कंठ से भीतर जो स्वर तंत्रियां हैं उसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि दो प्रकार की होती है, मधुर और कटु अथवा कोलाहल। मधुर ध्वनि संगीतोपयोगी होते हैं। ध्वनि दो प्रकार के, एक मधुर ध्वनि, एक कटु या कोलाहल ध्वनि कह सकते। और जो ध्वनि मधुर ध्वनि ही संगीतोपयोगी होते हैं। कोलाहल ध्वनि जैसे बाजार का शोरगुल हो गया, ट्रेन की आवाज़ें हो गई, स्टेशन की भीड़ की आवाज़ें हो गई, उस ध्वनि कोलाहल ध्वनि या कटी ध्वनि को संगीत उपयोगी नहीं मानते हैं। अब आगे बात करें तो आगे है नाद। तो आइए जानते हैं नाद क्या होता है। तो संगीत का आधार नाद है। संगीत का आधार माने तो वो नाद ही है। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर तथा स्वर से ही राग की उत्पत्ति होती है। नाद से किसकी उत्पत्ति होती है? श्रुति की। श्रुति से स्वर की, स्वर से राग की उत्पत्ति होती है। नियमित और स्थित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को नाद की संज्ञा प्रदान की गई है। जो नियमित है और स्थित आंदोलन वाली संख्या है जिसकी, ऐसी ध्वनि को नाद की संज्ञा प्रदान की गई है। आगे बात करें तो नाद के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो नाद के दो प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। पहला आहत नाद, दूसरा अनाहत नाद। तो आहत नाद के बारे में जानते हैं। जब आघात अथवा घर्षण करने के बाद कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे आहत नाद कहते हैं। जब किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर आघात करते हैं या उसका घर्षण करते हैं और उससे बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो आहत नाद कहलाती है। संगीत में इसी नाद का प्रयोग होता है, आहत नाद का। संगीत में कौन सा नाद का प्रयोग होता है? आहत नाद का। दूसरा है अनाहत नाद। तो ऐसी ध्वनि जो बिना किसी प्रकार के आघात किए उत्पन्न हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। इसे सुना नहीं जा सकता या सिर्फ अनुभव की जा सकती है। यह प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। अगर दोनों कान में उंगली डालकर कान बंद करके तन्मयता से सुने तो कुछ अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई देती, इसी को अनाहत नाद कहते हैं। जिसको हम आघात नहीं करते हैं, जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है और उसको हम अगर शांति ढंग से सुने, कभी शांत जिस समय में रात को 1-2 बजे, वो से आवाज़ जो कान, वो ध्वनि जो होती है वो अनाहत नाद होती है या किसी प्रकार के आघात से उत्पन्न नहीं करती। ये ध्वनि प्रकृति रूप से पहले से ही विद्यमान है। अब नाद की विशेषता या अथवा लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो नाद की विशेषताएं अथवा लक्षण 3 हैं। पहला है नाद का तारता, मतलब नाद का नीचा या ऊंचापन, मतलब आवाज़ का, ध्वनि का ऊंचा या नीचापन। प्रत्येक नाद एक दूसरे से ऊंचा या नीचा होता है। गाने बजाने के समय यह अनुभव करते हैं कि स से ऊंचा रे से ऊंचा ग और है। देखते हैं सा से ऊंचा स्वर रे है, रे से ऊंचा स्वर गा है, गा से ऊंचा स्वर म है। तो
हर एक स्वर एक दूसरे से ऊंचा या नीचा है। जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्वर ऊंचा होता जाता है और जैसे जैसे नीचे उतरते हैं स्वर नीचा हो। यही नाद की तारता या नीचा या ऊंचापन कहलाती है। जैसे हम स्वर ऊपर चढ़ते हैं तो स्वर ऊपर जाता है और नीचे उतरते हैं तो हम स्वर नीचे उतरता है। यही नाद की तीव्रता तारता या नीचा या ऊंचापन कह सकते हैं कहलाता है। दूसरा है नाद का छोटा या बड़ापन या तीव्रता। एक ही नाद को हम धीरे या जोर से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे तबला पर धीरे से आवाज़ कहे तो हल्का आवाज़, लेकिन थोड़ा जोर से आघात किए तो उससे जोर से आवाज़ निकाल। तो जो नाद धीरे से उत्पन्न किया गया है उसे नाद का छोटापन कहते हैं और यह नाद या ध्वनि कम दूर तक सुनाई देती है। और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को नाद का बड़ापन कहते हैं। यह नाद या ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई, तो अधिक दूर तक सुनाई देने वाला नाद या ध्वनि क्या कहलाता है? नाद का बड़ापन। और कम दूरी तक नाद का छोटापन। और ये धीरे या जोर से उत्पन्न कर सकते हैं नाद का छोटा या बड़ापन या तीव्रता कहलाता है। तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। ये नाद की विशेषताएं हैं। तो नाद की जाति के आधार पर वाद्य या व्यक्ति को बिना देखे उसकी आवाज़ सुनकर हम यह आसानी से पहचान जाते हैं कि सितार की आवाज़ आ रही या किसी इंसान के बोलने की। इसे ही नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। तो ये रहा नाद की विशेषताएं 3। नाद 2 प्रकार के, आहत और अनाहत नाद। जो आघात से उत्पन्न हो वो आहत नाद, जो आघात से उत्पन्न ना हो वो अनाहत नाद। नाद की विशेषताएं 3। पहला, नाद का तारता या नीचा या ऊंचापन। स्वर अगर हम ऊपर ले जाते हैं, हम ऊपर चढ़ते हैं स्वर भी ऊपर चढ़ता है, नीचे उतारते हैं नहीं, वो स्वर का नीचा और स्वर का ऊपर चढ़ना, उतार चढ़ाव नाद का नीचा या ऊंचापन हो गया। दूसरा, नाद का छोटा या बड़ापन या तीव्रता। जब हम नाद की उत्पन्न थोड़ा धीमे से हल्के से करते हैं, धीरे से करते हैं तो उसकी आवाज़ कम दूरी तक सुनाई देती है, वो नाद का छोटापन हुआ। और जब हम नाद का उत्पन्न जोर से करते हैं तो उसकी आवाज़ की सुनाई दूर तक जाती है, उसे नाद का बड़ापन कहते हैं। तीसरा, नाद की जाति अथवा गुण है, जिससे हम ये देख के बता सकते हैं कि नाद के आधार पर कि ये कोई वाद्य यंत्र का आवाज़ है या मनुष्य का आवाज़ है या जानवर का आवाज़। ये नाद के जाति अथवा गुण पर आधारित है। ये नादिक के विशेषताएं हो गए। अब बात करें श्रुति की। श्रुति जो है संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि जो कानों को स्पष्ट अथवा साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग व स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात इसे जिसे सुना जा सके श्रुति कहलाती है। संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि जो कानों को स्पष्ट अथवा साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग व स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके, श्रुति कहलाती है। साफ साफ लिखा हुआ श्रुति किसे कहते हैं, इसमें कोई समझाने की ज़रूरत, समझ गए होंगे। अगला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसी मान्यता है कि नाभि, हृदय, कंठ, मूर्धा और मुख, इन पांचों स्थान से 5 प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं। नाद ही क्रमशः स्वरों का जन्मदाता है एवं स्वर भाव तथा रस की सृष्टि करता है। स्वर भाव रस की सृष्टि करने वाला कौन है? नाद। राग को जन्मदाता करने वाला कौन है? स्वरों का जन्मदाता करने वाला कौन है? नाद। ऐसा मानता है कि नाभि, हृदय, कंठ, मूर्धा और मुख, इन 5 स्थान से 5 प्रकार के नाद उत्पन्न होते हैं। आगे बात करें तो आगे है भारतीय संगीत में मुख्यतः 7 स्वर माने गए हैं। मुख्य रूप से 7 स्वर ही भारतीय संगीत में माने गए हैं, जो कि इस प्रकार है: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर भारतीय संगीत में मुख्य रूप से माने गए हैं। इन 7 स्वरों को समान बोलचाल भाषा में स रे ग म प ध नि, षडज स, ऋषभ रे, गंधार ग, मध्यम म, पंचम प, धैवत ध और निषाद नि, ये 7 शुद्ध स्वर हैं। लेकिन इनमें रे ग ध और नी कोमल स्वर होते हैं तथा म तीव्र होता है।
इस 7 स्वर में रे, ग, प, ध और नी। रे ग ध नी जो है इसका कोमल रूप भी होता है। रे ग ध और नी इसका कोमल रूप होता है। ये शुद्ध रूप में भी है और कोमल रूप, और माँ का तीव्र रूप भी होता है। तो कुल संख्या हो गए विकृत स्वर में, इसे विकृत स्वर कहते हैं। तो कुल संख्या मिलाकर हो गई 12, 7 शुद्ध और 5 विकृत। विकृत स्वर हो गए रे ग ध नी और तीव्र माँ। कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी और तीव्र माँ, ये विकृत स्वर हो गए। इसकी संख्या 5 है। तो टोटल स्वर की संख्या हो गई 12। शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर टोटल 12 हो गए। स और प स्वर, स और प स्वर अचल होते हैं, बाकी सब चल स्वर होते हैं। स और प स्वर अचल होते हैं। स्वर जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात स रे ग म प ध नी, तो उसे आरोह कहते हैं। जब स से षडज से निषाद की ओर जाते हैं तो उसे आरोह कहते हैं। और जब निषाद से षडज की ओर आ सकते हैं, नी ध प म ग रे स, तो उसे अवरोह कहते हैं। तो आरोह अवरोह किसे कहते हैं समझ में आ गया। टोटल स्वर 7, विकृत 5, टोटल 12, शुद्ध 7, 5 विकृत, टोटल 12। इसके पुराने नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचमा, धैवत और निषाद। आचार्य पार्श्व देव क्या कहें अपने ग्रंथ में, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जैन आचार्य पार्श्व देव ने अपने ग्रंथ संगीत समयसार में लिखा है कि सिर, कंठ, उर, तालु, जिह्वा और दांत, इन 6 स्थानों से उत्पन्न स्वर षडज कहलाता है। नाभि से उठकर कंठ तक सिर में समाहित वायु जब वृषभ के समान नाद उत्पन्न करता है तब ऋषभ कहलाता है। नाभि से उत्पन्न तथा कंठ एवं सिर से संबंध हुआ स्वर जो गंधर्वों के सुख का कारण बना, गंधार कहलाया। नाभि से उठा हुआ और हृदय से समाहित वायु मध्य स्थान से उत्पन्न होने के कारण मध्यम कहलाया। होंठ, तालु, कंठ, सिर और हृदय, इन 5 स्थानों से उत्पन्न स्वर को पंचम कहा गया। वायु होठ, कंठ, तालु, सिर और हृदय से होकर जब गुजरती है तो उसे धैवत नाम से संबोधित किया जाता। इसी प्रकार वायु के द्वारा कंठ, तालु और सिर का समर्थन न होने पर जिस स्वर से सभी स्वरों की समाप्ति होती है वह स्वर निषाद है। तो इस प्रकार सभी स्वर का उत्पन्न कहाँ से हुआ, आचार्य पार्श्व देव ने अपने ग्रंथ संगीत समयसार में लिखा है। तो अब आगे है सप्तक। सप्तक क्या होता है? तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वर के एक समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक के 3 प्रकार माने गए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सामान्य बोलचाल के लिए जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, यदि उसे मध्य सप्तक माना जाए तो उससे दुगनी नीची ध्वनि को मंद्र सप्तक व उस दुगनी ऊंची ध्वनि को तार सप्तक की संज्ञा दी जा सकती है। अगर समान बोलचाल भाषा में जो ध्वनि प्रयोग किया जाता है और उसको अगर हम लोग मध्य सप्तक मानते हैं तो उससे नीची ध्वनि को मंद्र सप्तक और उससे दुगनी ऊंची को तार सप्तक की संज्ञा दी गई कहते हैं। इसी प्रकार गाने बजाने के मध्य स से नी तक जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे मध्य सप्तक कहा जाता। उसे दुगनी ऊंचे नीचे पिच वाले स्वरों को मंद्र सप्तक व दुगनी ऊंची तारता वाले स्वरों को तार सप्तक कहा जाता है। एक और मानता है कि मयूर से षडज, चातक से ऋषभ, बकरे से गंधार, कौवे से मध्यम, कोयल से पंचम, मेढक से धैवत और हाथी की आवाज़ से निषाद की स्वरों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा मानता है कि मोर से स स्वर का उत्पन्न, रे का चातक से, ग का बकरे से,
रे को गाय से भी मान सकते हैं, कहीं कहीं गाय भी दिया है, और ग को बकरे से, म को कौवे से, प का कोयल से, ध का मेढक से, और नी का हाथी से। ऐसा इस जानवर से ये सब स्वर का उत्पन्न हुआ, एक मान्यता भी है। मतंग ऋषि ने इसको कुछ और माना है कि स मोर से, रे गाय से, ग बकरे से, म का कुछ याद नहीं आ रहा है, अश्व से दैवत हो गया, हाथी से निषाद है। इसी तरह अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग माना है। बात करें राग की, तो राग है विशिष्ट स्वरों से बनने वाले समुदाय राग कहलाते हैं। विशिष्ट स्वर से जो समुदाय बनते हैं वो राग कहलाते हैं। योसौ ध्वनि विशेषतु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनित चित्रणा सह रागा कथितो बुधे। बृहदेशी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 264 है। तो इसका अर्थ होता है कि ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जो स्वर तथा वर्ण से सुशोभित हो और जो सुनने वाले के मन को प्रसन्न कर सके, उसे राग कहते हैं। यहाँ पर स्वर एवं वर्ण शब्दों का उल्लेख आया है। स्वर से तात्पर्य संगीतोपयोगी ध्वनि से है, जो अपने आप में मधुर हो, निरंतर एवं स्वयं चित्त को प्रसन्न करने वाली हो। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब बात करें लय की और उसके प्रकार की, तो देखा जाए तो प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु सभी में एक लय होती है। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा इत्यादि में भी समान लय ही चलते हैं। मनुष्य की नाड़ी की गति भी समान लय में चलती रहती है। गायन, वादन एवं नर्तन में व्यतीत हो रहे समय की समान गति को लय कहा जाता है। एक मात्रा से दूसरी मात्रा के समान अंतर को भी लय कहते हैं। लय अपने व्यापक अर्थ में संपूर्ण जगत में व्याप्त है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक निश्चित लय में घूमती है। मनुष्य की नाड़ी एक निश्चित लय में चलती है तथा उसका हृदय एक निश्चित लय में धड़कता है। इसमें जब भी व्यवधान आता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। लय के सही प्रयोगों के कारण ही ताल अपना आवर्तन निर्दिष्ट समय में पूरा करता है। दिन रात और सूर्योदय सूर्यास्त भी निश्चित समय पर होते हैं। घड़ी की सुई की चाल स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी और उसके हृदय की धड़कन आदि लय के जीवंत उदाहरण है। यह हो गया लय। लय शास्त्र में लय के 3 प्रकार बताएंगे, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो चलिए लय के प्रकार के देखते हैं कि तो सबसे पहला है विलंबित लय। तो विलंबित लय, जब लय बहुत धीमी गति से चलती है तो उसे विलंबित लय कहा जाता है। इस लय में गाए जाने वाले ख्याल की बंदिश को विलंबित ख्याल कहते हैं। सितार पर बजने वाली गत को मसीत खानी या विलंबित गत कहते हैं। तबला, पखावज यान वाद्यों पर भी विलंबित लय का प्रयोग किया जाता है। जब एक मात्रा से दूसरी मात्रा पर जाने में विलंब होता है तो उसे विलंबित लय कहते हैं। विलंबित लय अर्थात विलंब से आने वाला, इसकी गति मध्य लय की तुलना में आधी होती। ख्याल गायन में बड़ा होता है। विलंबित लय मध्य लय से भी स्पीड कम हो, उसका आधा हो, धीरे से हो। मध्य लय की तुलना में इसकी स्पीड गति आधी होती है, इसलिए इसको विलंबित लय कहते हैं। तबला, पखावज में भी उपयोग किया जाता है। सितार पर बजने वाली गत को मसीत खानी या विलंबित गत कहते हैं। और बात करें तो ख्याल गायन में बड़ा अर्थात विलंबित ख्याल
ध्रुपद तंत्रियों और सुशीर वाद्यों की विलंबित और मसीतखानी गते, नृत्य तथा एकल तबला वादन का आरंभ इसी लय में होता है। सामान्यतः झुमरा, तिलवाड़ा, एक ताल, आड़ा चौताल, धमार, रूपक और झपताल जैसी तालें इसके लिए अधिक उपयुक्त मानी गई है। इसका एक अन्य प्रकार अति विलंबित लय भी शामिल मिलता है। दूसरा है मध्य लय। तो वह लय जो सामान्यतः ना तो बहुत अधिक विलंबित हो और ना बहुत अधिक तेज हो, मध्य अर्थात बीच की लय कहलाती है। गाने बजाने में अधिकतर मध्य लय का प्रयोग किया जाता है। इसका मात्रा काल लगभग 1 सेकंड का होता है। धमार गायन, छोटा ख्याल, सितार की गति और तबले में रेला आदि का वादन प्रायः इसी लय में होता है। 3 ताल, एक ताल, झपताल, रूपक ताल, आड़ा चौताल, तिपरा इत्यादि ताल इसी लय में बजाए जाते हैं। शांत रस और श्रृंगार रस के लिए इस लय का उपयोगी माना गया है। मध्य लय के लिए बहुत सारे ताल हैं। इस सब ताले में मध्य लय भी बजाया जाता है। त्रिताल, एक ताल, झपताल, ये सब आदि तालों के लिए मध्य लय उपयुक्त है। और शांत रस और श्रृंगार रस के लिए भी मध्य लय का उपयोगी माना गया है। बात करें तीसरा और आखिरी लय, द्रुत लय। तो गाते बजाते समय एक लय स्थिर की जाती है जो बराबर की लय कहलाती है। मध्य लय से दुगनी लय को द्रुत लय कहा जाता है। इसी लय में द्रुत ख्याल, तराने तथा सितार आदि पर रजाखानी या द्रुत गते बजाई जाती है। स्वर वाद्यों में यहीं से झाला की शुरुआत करते हैं, जिसे अति द्रुत लय तक ले जाकर वादक अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। तबला स्वतंत्र वादन में इस लय में टुकड़े, परन, गत, फर्द आदि का वादन होता है। इसमें एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का अंतराल लगभग आधा सेकंड का होता है। 3 ताल, एक ताल, झपताल, सुलताल, रूपक ताल, तिबरा ताल, दीपचंदी ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल आदि जैसी तालों में इस लय के लिए उपयोगी है। रौद्र, विभत्स, भयानक, वीर एवं अद्भुत रसों का प्रदर्शन इसी लय में होता है। अब बात करें आगे, तो अगला है ताल। तो ताल क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ताल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के तल धातु से हुई है, जिसे आधार और भित्ति भी कहा जाता है। इसलिए ताल की गणना संगीत के आधारभूत तत्वों में होती है। जिस प्रकार अनुशासन और सामाजिक नियमों, प्रतिबंधों को हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व होता है, उसी तरह ताल का संगीत में महत्व होता है। ताल ही संगीत को अनियंत्रित होने से रोककर एक निश्चित समय सीमा में बांधता है। यह संगीत में व्यतीत हो रहे समय को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो भिन्न भिन्न मात्राओं, विभागों, ताली व खाली से योग से बनता है। ताल के अंदर लय रक्त की तरह, मात्रा नाड़ी की तरह और ताली खाली विभिन्न अंगों की तरह होती है। ताल के माध्यम से ही गायन, वादन और नर्तन की विभिन्न विधाओं की संगति की जाती है। समस्त सांगीतिक रचनाएं किसी न किसी ताल में निबद्ध होती है। पारिभाषिक रूप से विभिन्न मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं। संगीत में समय का माप ताल द्वारा किया जाता है। कह सकते हैं कि संगीत में समय आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ताल शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा की तल धातु से हुई है, जिसे आधार और भित्ति भी कहा जाता है। अगर पारिभाषिक रूप से देखें तो विभिन्न मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं। संगीत में जो है समय का माप ताल के द्वारा ही किया जाता है। समय आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहते हैं। ताल जो है वो संगीत में व्यतीत जो समय खत्म हो रहा है, व्यतीत हो रहा है, उसको मापने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। और वो भिन्न भिन्न मात्राओं, विभागों, ताली व खाली के योग से बनता है, वो ताल है। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अनेक तालों की रचना की गई है। संगीत में प्रचलित विभिन्न गायन शैलियों के लिए अलग अलग तालों का निर्माण हुआ है।
ध्रुपद के लिए 4 ताल, सूल ताल, ब्रह्मा ताल, धमार के लिए धमार ताल, ठुमरी के लिए दीपचंदी व जत ताल इत्यादि ताल बनाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के गायन के लिए अलग अलग प्रकार की ताल का निर्माण किया गया है। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में बहुत ही सुंदर ताल सभी है। अब जैसे उदाहरण के लिए देख लिया जाए तो एक ताल जो कि 12 मात्रा की ताल है, जिसमें 6 विभाग है, 4 ताली है, 2 खाली है। अगर इसका एक ताल की बोल को देखें तो बोल है धिन धिन धागे त्रिकिट तुन्ना कत्ता धागे त्रिकिट धिन्ना। एक ताल का बोल है। टोटल 12 मात्रा है। पहली मात्रा पर सम है, ताली जिसको भी कह सकते हैं। दूसरी ताली 5वीं मात्रा पर है और तीसरी ताली 9वीं मात्रा पर है। चौथी ताली 11वीं मात्रा पर और 2 खाली है, तो तीसरी मात्रा पर पहली खाली, 7वीं मात्रा पर दूसरी खाली है। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 विभाग हैं। 4 1 2 3 और 4 ताली हैं और 2 खाली हैं। एक ताल में टोटल 12 मात्रा, 6 विभाग, 4 ताली और 2 खाली है। इन सभी मिलकर ही विभाग, ताली, खाली, मात्रा को ही ताल कहते हैं। अब बात कर ले मात्रा की, तो मात्रा किसे कहते हैं? तो लय की गति के मापन की क्रिया को मात्रा कहते हैं। लय है, उसके गति को जो मापन की क्रिया होती है मात्रा का। कितने मात्रा 1 सेकंड में कितने मात्रा गाया जा रहा है, तो वो मात्रा हो गए। लय की गति को मापा जा रहा है तो मात्रा के द्वारा मापा जा रहा है। मात्रा और लय दोनों एक दूसरे की पूरक होती है। एक मात्रा के 1 सेकंड की माने और मात्रा की लंबाई बढ़ा दें, यानी 2 सेकंड की कर दें, तो विलंबित लय बनेगी। यदि मात्रा की लंबाई घटाकर आधे सेकंड की 1 मात्रा कर दें तो द्रुत लय हो जाएगी। और मात्रा की गति पर ही लय निर्भर करती है। जब 2 मात्राओं के मध्य अंतराल अधिक होगा तो लय भी धीमी होगी और अंतराल कम होगा तो लय तेज होगी। संगीत में व्यतीत हो रहे समय को मापने का साधन ताल है और ताल की सबसे छोटी इकाई अथवा पैमाना मात्रा है। मात्रा पर विचार करते समय लय को ध्यान में रखना जरूरी होता है। भिन्न भिन्न लयों में मात्रा की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग प्रकार के लय में अलग अलग मात्रा होती है और उसके अवधि भी अलग अलग होते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं केवल ताल की जो सबसे छोटी इकाई है वो मात्रा है। और संगीत में जो समय खर्च हो रहा है, आगे भी पढ़ा, ताल में भी हम लोगों ने पढ़ा, जो समय संगीत में समय ताल हो उसे ताल कहते हैं। तो विभिन्न मात्राओं के योग से ही एक ताल की रचना होती है। अलग अलग प्रकार की मात्रा होते हैं और उसको एक योग करते जोड़ते हैं तो ताल की रचना होती है। जैसे तिवरा ताल 7 मात्रा का ताल है और इसमें 3 ताली है, परंतु इस ताल में खाली नहीं होती। जैसे ध, दिन, प, ता, तिट, कत, गदि, गन। पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी त, चौथी तित, 5वीं कट, 6ठी गादी, 7वां गन। 7 मात्रा की ताल हुई तिवरा ताल। पहली मात्रा सम ताली भी है, चौथी मात्रा पर दूसरी ताली, 6ठी मात्रा पर तीसरी ताली। इस पर 3 ताली है, 1 2 3 विभाग है और 7 मात्रा की ताल है। इसमें खाली नहीं है। मात्रा के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे बात करें तो अगला है विभाग। तो प्रत्येक ताल के कुछ खंड होते हैं, इन्हें विभाग कहा जाता है। किसी भी ताल की मात्रा और स्थान विशेष को पहचानने की सुविधा के लिए उसे अलग अलग खंडों या विभागों में बांटा जाता है। किसी भी ताल की कुल तालियों खालियों के योग के बराबर उस ताल के विभागों की संख्या होती है। अर्थात हर विभाग एक नई ताली या खाली का सूचक होता है। जैसे रूपक में 1 खाली और 2 ताली है, तो रूपक में 3 विभाग है। 4 ताल में 4 ताली और 2 खाली है, तो उसके विभागों की संख्या 6 है। विभाग के चिन्ह के रूप में खड़ी रेखा
चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए चार ताल चौताल जैसे देखते हैं, जैसे ये चार ताल का दिया गया तो विभाग के लिए खड़ी पाई दिया जाता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल 6 विभाग है। 12 मात्रा की ताल है। पहली मात्रा पर सम, पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली, 9वीं मात्रा पर तीसरी ताली, 11वीं मात्रा पर चौथी ताली, तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली। 4 ताली 2 खाली, तो टोटल 12 मात्रा की ताल। बोल है ध ध दिन त किट ध दिन त टित कत गदि घना। ये हो गया चौथा। तो हम लोगों ने देख लिया लय, मात्रा, स्वर, राग, नाद, विभाग, मात्रा। अब हम लोग देखेंगे ताली और खाली क्या होता है। जब किसी ताल को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता हो तो उन विभागों की पहचान के लिए 2 अलग अलग क्रियाओं का सहारा लिया जाता। इसमें सशब्द क्रिया को साधारण बोलचाल की भाषा में ताली या आघात कहते हैं। बोलों की पढ़ंत करते समय ताली के दोनों हथेलियों को जोड़कर एक ध्वनि उत्पन्न करके दिखाया जाता है। उसे खाली अर्थात रिक्त या शून्य का भाव प्रदर्शित करने के लिए हाथ को हिलाकर शून्य के भाव का बोध कराया जाता है। सामान्यतः ताली वाले स्थान पर संयुक्त वर्ण जैसे ध, धिन आदि का प्रयोग होता है। खाली सामान्यतः ताल के मध्य में होती है, जैसे त्रिताल में 9वीं मात्रा पर, झप ताल में 6ठी और कहरवा में 5वीं मात्रा पर। किसी भी ताल में जिस मात्रा पर खाली होते हैं वहाँ प्रायः बंद बोलों का प्रयोग होता है, लेकिन इस नियम में बहुत कठोरता से पालन नहीं किया जाता। किसी भी ताल में खाली के 2 विभाग एक साथ नहीं होते। लगातार 2 विभाग में खाली एक साथ नहीं आएगा। अगर एक खाली है तो दूसरे पे ताली आएगा, उसके बाद ही फिर दूसरा खाली आएगा। जबकि ताली के कई विभाग एक साथ हो सकते हैं, जैसे कि पहला विभाग में ताली है, दूसरे विभाग में ताली है, तीसरे विभाग में ताली हो परंतु अगर पहला में खाली है तो दूसरा में आपको खाली देखने को नहीं मिलेगा। ताली खाली एक साथ विभाग में नहीं आते, ताली एक साथ विभाग में आते हैं। खाली को निशब्द क्रिया भी कहते हैं। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में इसके लिए बसिर्जितम शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है भातखंडित ताल पद्धति में ताली दर्शाने के लिए क्रमशः ताली की संख्या लिखी जाती है और इस चिन्ह तथा इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। पहली मात्रा पर सम लिखा जाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और ताली और इसके बाद जब दूसरी ताली है तो इसे पहली ताली मानकर अगली ताली को दूसरी ताली मानते और 2 लिखते हैं, और फिर तीसरी ताली को मानकर 3 लिखते हैं, और जहाँ खाली होता है वहाँ 0 का साइन देते हैं। तो इस तरह ताली और खाली की साइन पड़ता है। अब आगे बात करें सम की, जो पहली मात्रा पे होती है। सम किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो किसी भी ताल की प्रथम मात्रा पर सम होती है। गीत, गत अथवा नृत्य में इस स्थान पर विशेष जोर दिया जाता है। वैसे तो सम किसी भी ताल की प्रथम मात्रा को कहते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप रूपक ताल को छोड़ दें तो सम पर प्रायः ताली ही होती है। लगभग सभी तालों में पहली मात्रा पर सम होते हैं और ताली होती, लेकिन रूपक एक ऐसा ताल है, अपवाद ताल है, जिसकी पहली मात्रा पर सम तो है, सम पहली मात्रा पर, लेकिन वहाँ ताली न होकर खाली है। रूपक एक अपवाद ताल है जहाँ पहली मात्रा पर खाली है। वो कौन ताल है? रूपक। और कौन से ताल अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें खाली नहीं होते? तो वो है तीव्र ताल, इसमें खाली नहीं होती।
ताल की अन्य मात्राओं की अपेक्षा इस मात्रा पर अधिक बल दिया जाता है। इसे हाथ पर ताल देकर भी दिखाया जाता है। सम किसी भी ताल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संगीत में आनंद का केंद्र सम ही है। भातखंडे ताल लिपि में इसे इस चिन्ह से, क्रॉस के चिन्ह से दर्शाया जाता है। जब हम कोई बंदिश गाते हैं या नृत्य में तत्कार इत्यादि पेश करते हैं तो सम की महत्ता समझ में आती है। गीत, वाद्य और नृत्य को लय के अनुसार कलाकार स्वर या टुकड़ों से अलंकृत करता है। इस अलंकरण के पश्चात जब कलाकार सम पर आकर मिलता है या समाहित होता है तो एक अलग भाव की सृष्टि होती है। गायक, वादक और नर्तक सम को अपने घर जैसा मानते हैं। जिस तरह प्रातः काल एक व्यक्ति कामकाज के लिए निकलता है, समयानुसार विभिन्न तरह के क्रियाकलापों से कार्य को निपटाकर रात को उसी घर में लौट आता है, ठीक उसी प्रकार कलाकार एक मुखड़े को गाकर बजाकर प्रदर्शन आरंभ करता है। मुखड़े के बाद सम आते ही विभिन्न तरह के टुकड़े लयकारियों का सहारा लेकर मूल स्वर के साथ अपनी कला को उभारते हुए सम पर आकर मिलता है। जैसे रूपक ताल। रूपक ताल में पहली मात्रा पर सम तो है, कोई भी ताल की पहली मात्रा पर सम होती है, लेकिन पहली मात्रा पर सम होने के साथ साथ लगभग सभी ताल में पहली मात्रा पर ताली होती है। लेकिन रूपक एक अपवाद ताल है। यहाँ पहली मात्रा पर सम तो है, जो कि निश्चित है कि पहली मात्रा सम ही हो, लेकिन यहाँ खाली है। पहली मात्रा पे ही रूपक ताल में खाली है, जो कि एक अपवाद है, और अन्य सभी तालों में पहली मात्रा पे ताली होता है। रूपक ताल में पहली मात्रा पे खाली है। इसका बोल है तिन तीन न धी न धी 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 न। 3 विभाग है, 7 मात्रा के ताल है, 2 ताली है 4 पर और 6 पर, 1 खाली है 1 पर सम पर। अब आगे बात करें तो अगला है ठेका। तो ठेका उत्तर भारतीय संगीत का वह विशेषता है जो अन्य संगीत शैलियों में लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है। किसी भी ताल का वह मूल बोल जिसके द्वारा उस ताल को पहचाना जाता है उस ताल का ठेका कहलाते हैं। इस ठेके की रचना उस ताल की प्रकृति, गति, प्रकार और ताली, खाली विभाग आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे झप ताल की गति अगर 2/3 2/3 की हो तो इसका ठेका इस प्रकार चलेगा। धी न धी धी न, तीन न धी धी न, धीन न धी धी न, तीन न धी धी न। पहली मात्रा पर सम, दूसरी ताली, तीसरी मात्रा पर, छठी मात्रा पर खाली और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक संगीत और पश्चात संगीत में ताल तो हैं, किंतु उनकी शैली में ठेके के सुनिश्चित बोल नहीं। गायन की प्रकृति के अनुसार ताल के स्वरूप को ध्यान में रखकर अनुकूल बोलों को वादन किया जाता है। आगे है आवर्तन या आवृत्ति। ताल को हमेशा से चक्र रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा, अतः किसी ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा को पूर्ण होने तक अर्थात सम से सम तक के कालखंड को उस ताल का एक आवर्त या आवृत्ति या आवर्तन कहते हैं। जैसे ध गे न ती न क धी न ध, ये एक आवृत्ति या एक आवर्तन हुआ। ध से शुरू किए और फिर धा पर ही आके ख़त्म किए, उसको सम से शुरू लेकर सम पर आकर ख़त्म करते हैं तो उसे एक आवृत्ति या आवर्तन कहते हैं। जैसे ध गे न ती न क धी न ध, कारवा ताल है। दूसरी बार जब वह ताल आरंभ होता है तो वह उसका दूसरा आवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए सूल ताल का एक आवर्तन 10 मात्रा का होता है। 10 मात्रा बजाने के बाद फिर दूसरा आवर्तन शुरू होता है। अब है तिहाई और इसके प्रकार, दम तथा बेदम। तिहाई के प्रकार हैं दम तथा बेदम। जब किसी छोटे बोल से समूह को 3 बार एक जैसा गाया बजाया नाचा जाता है तो उसे तिहाई या तिया कहते हैं। तिहाई का भारतीय संगीत की हर विद्या में महत्वपूर्ण स्थान है। तबला वादन के क्षेत्र में अनेक बोल जैसे पेशकर, कायदा, वाट, रेला, टुकड़ा और परन आदि का समापन तिहाई से होता है।
वस्तुतः तिहाई किसी भी बोल का समापन अंश नहीं होता है। दिल्ली घराने के एक पारंपरिक कायदे की तिहाई नीचे दर्शाई तालिका में दी गई है, देख सकते हैं। धा तिट धा तिट धा धा तिट धागे तीन गिना, धा धा तिट धा तिट धा धा तिट धागे नाति न ग धीन धा, धा तिट धा तिट धा धा तिट धागे तीन गिना धा। ये हो गया तिहाई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तिहाई की भूमिका का काफ़ी विस्तार हुआ है। अब स्वतंत्र तिहाइयाँ भी बनने लगे, अनेक आकार भी बढ़ने लगे। कई बार तो कलाकार कई तरह की चमत्कारी तिहाइयों का भी प्रयोग करते। इसके दो प्रकार, दमदार तिहाई और बेदम तिहाई, विशेष महत्वपूर्ण है। दमदार तिहाई क्या होते हैं थोड़ा जान लेते हैं। जब तिहाई के प्रत्येक भाग के बाद थोड़ा रुक जाए, जिसे दम लेना या विराम अथवा विश्रांति भी कहा जाता है, उसे तिहाई की दमदार तिहाई की श्रेणी में रखा जाता है। झप ताल की यह तिहाई है। तिटकत गादी गन ध, तिटकत गादी गन ध, तिटकत गादी गन धा। और बेदम तिहाई क्या है? जब तिहाई के तीनों भागों के बीच कोई भी अंतराल ना हो और तिहाई में प्रयुक्त सभी वर्ण समान वजन और अनुपात के हो, उसे बेदम तिहाई के अंतर्गत रखा जाता है। बेदम तिहाई के संदर्भ में यह उल्लेखनीय कि सभी तालों में इसकी रचना संभव नहीं है। झप ताल की बेदम तिहाई, धा धा टित ता धाती धा धा धाती टट धाती धा 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 टित धाती ध, धेना धागे धीना गीना धाती धागे ना धा गे धी नागी ना धा ती धा धेना धागे धीना गीना गत धाती धा। ये त्रिताल का तिहाई था, बेदम तिहाई। अब आगे बात करें तो अगला है कायदा। तो कायदा शब्द अरबी भाषा से बना है, जिसका अर्थ है बंधन या नियम। कायदा के साथ एक शब्द अभिन्नता से जोड़ता है, कायदा कानून। कायदा का अर्थ है पद्धति अथवा किसी भी कार्य करने का ढंग या सलीका। अंग्रेजी में इसके लिए मेथड शब्द का प्रयोग होता है। तबला वादन की शिक्षा मुख्यतः कायदे से ही आरंभ होती है। इसकी रचना मूलतः उन्हीं तालों में की जाती है जिनसे स्वतंत्र वादन किया जाता है, अतः इस रचना में कुछ प्रतिबंध पाबंदियां होती है। कायदा ताल पर बजने वाले उस विस्तारशील रचना को कहते हैं जिसके दो भाग होते हैं। पहला भाग भरा और दूसरा भाग खाली का होता है। जिस विस्तार पलटों के रूप में किया जाता है, कायदा मूल रूप से तबला वाद की ही बंदिश है। किसी अन्य अभिनद वाद पर कायदे नहीं बजते। कायदा की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ताल में कायदा हो उस ताल के विभाग और ताली खाली के अनुरूप हो। कायदे की मूल रचना को ठाह, दोगुन व चौगुन में बजने के बाद पलटों के रूप में विस्तार करते हुए इसका समापन तिहाई के साथ किया जाता है। एक ताल का जो कायदा है, धाती धागे धिन गिन तीर कीट कत ध गिन धेन धागे तिरकिट तन्नी किन, ताती ताके तीन किन तिरकिट कत किन धेन धागे तिरकिट धेन गिन। दिल्ली घराना में त्रिताल का पारंपरिक कायदा है। धाती टत ध तिट ध ध तिट धागे तीन किन, ताती ट त तिट त त तिट धागे धीन घिन। कायदे के दो भाग होते हैं, खुली और मुंदी। पहले भाग में खुले बोलों का प्रयोग होता है, जैसे ध ध तिट ध धन न तीन न, और दूसरे भाग के आधे बंद तथा आधे खुले वर्णों का प्रयोग है, त त तिट धा धा धीना। आगे बात करें तो अगला है पलटा। तो भारतीय संगीत के क्षेत्र में सृजनशीलता की काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। एक छोटी सी रचना को घंटों अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय देते हुए गाया बजाया जाता है। इसे विस्तार करना भी कहते हैं। जब किसी कायदे के वर्ण समूह को सुंदर ढंग से उलट पुलट कर और विभिन्न संयोजनों द्वारा विस्तार किया जाता है तो उन्हें पलटा, प्रकार, पेंच, किस्में, विस्तार आदि कहते हैं। पलटा करने की क्षमता से ही किसी कलाकार की रचनात्मक या मूल्यांकन किया जा सकता है।
मूलतः जिन बोलों से कायदा बनाया जाता है उन्हीं बोलों से उसका विस्तार किया जाता है। विस्तार के दौरान या पलटे के करने में बाहर के बोलों का प्रयोग वर्जित होता है। उदाहरण के लिए 3 ताल में एक कायदा व कुछ पलटे अग्रलिखित हैं। आगे बात करें तो कायदा यहाँ देख सकते हैं और उसका पलटा देख सकते हैं। इसका पलटा है, फिर पलटा 2 है, ये सब लिखा है। आप लोग इसे पढ़ लें, PDF दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप श्री राम _ नहीं स्टडी _2024 ज्वाइन करें टेलीग्राम। वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे फिर पढ़ सकते हैं, कायदा और पलटा। आगे है रेला। रेला का अर्थ है समूह या धारा प्रवाह। जैसे आदमियों का रेला, पानी का रेला। तबले के वर्णों से निर्मित ऐसा बोल जो आकार में छोटा, सुनने में कर्णप्रिय और बजाने में गति प्रधान हो, रेला कहलाता है। इसमें तिरकिट, धिनगिन, धृणग, धीर, किटतक आदि वर्णों का प्रधानता होती है। अत्यंत द्रुत लय में बजने वाले इस बोल का विस्तार भी पलटों के माध्यम से किया जाता है। एकल वादन में रेला का आधार बनाकर टुकड़े, परण, गत, फर्द आदि को प्रस्तुत किया जाता है। त्रिताल में एक पारंपरिक रेला है। धातिर किटतक धीर किटतक धीर किटतक तातिर, किटतक तातिर किटतक तीर किटतक धीर किटतक धातिर किटतक। आगे बात करें तो वो है मुखड़ा और मोहरा की। तो मुखड़ा और मोहरा समानार्थी और एक ही उद्देश्य से जुड़े होने के बावजूद आपस में कुछ भिन्नता रखते हैं। काम दोनों का एक ही है, सम अर्थात ठेके के मुख दिखलाना। गायन और स्वर वाद्यों की अनेक रचनाओं सीधे सम से न शुरू होकर अन्य स्थानों से भी शुरू होती है, और ये रचनाएं चाहे जहाँ से भी शुरू होती हो उस स्थान को मुखड़ा कहा जाता है। सम की तरह मुखड़े का स्थान निर्धारित नहीं होता, लेकिन तबला एवं पखावज वाद्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान सम होता है। इसी सम को स्पष्ट करने के लिए तबला वादक दूसरी, चौथी, पांचवी या आठवीं मात्रा आदि की आकर्षक और गतिमान बोलों की कोई रचना बजाकर सम को जब प्रदर्शित करते हैं तो उस रचना को मुखड़ा और मोहरा कहा जाता है। सामान्य तौर पर मुखड़ा और मोहरा एक जैसी ही रचना है, किंतु कुछ लोग इन दोनों में कुछ अंतर मानते हैं। उनके अनुसार मुखड़ा आकार में छोटा होता और मोहरा बड़ा। साथ ही मोहरा के अंत में 1/3 भी जुड़ी होती है, जबकि मुखड़ा में यह जरूरी नहीं। मुखड़ा और मोहरा के संबंध में यह याद रखना चाहिए, किसी भी ताल का मुखड़ा या मोहरा उसके एक आवर्तन से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ताल में अंत में अगर क ते टे त गिन तक तीट कत गादि गन ध तीना कीट ताकिर तातिर कीट कीटी त क तिरकिट त क ताति तिरकिट ध 4 मात्राओं के बोल बजाए जाएं तो मुखड़ा कहलाएंगे, किंतु अगर त्रिताल के अंतिम 8 मात्राओं में धातिन किटी तक तातिर किटी तक तिरकिट ता तक तातिरकिट धा तिरकिट तक तातिरकिट धा तिरकिट तक तातिरकिट धा का वादन किया जाए तो वो मोहरा कहलाएगा। आगे है टुकड़ा। तो तबले के खुले और जोरदार वर्णों से निर्मित वह रचना जो कम से कम एक आवर्तन की हो, जिसमें अंत में तिहाई भी और अविस्तारशील होने के कारण सिर्फ एक ही बार द्रुत लय में बजाई जाती हो, टुकड़ा कहलाती है। स्वतंत्र तबला वादन और नृत्य संगीत में इसका विशेष प्रयोग होता है। उदाहरण स्वरूप ध ध ध दिन 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 न न न तिट तिट तिट, कते टेक तेटे कते टेक ध कड़त ध कड़त,
धा कते टेकत धा कड़त धा कड़त धा कते टेकत धा कड़त धा कड़त धा। इस प्रकार ये टुकड़ा कहला। तो चलिए आज पारिवारिक शब्द हम लोगों ने बहुत पढ़ा, बहुत सारी की परिभाषा जाने, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुए, कैसे हुई, उसका मूल शब्द क्या है, उसके प्रकार क्या है, उस सभी का परिभाषा सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। जैसे मुखड़ा, रेला, मोहरा, नाद, स्वर, मात्रा, ताली, खाली, विभाग, सभी के बारे में हमने जाना। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, 7वें चैप्टर। आज एनसीईआरटी की 6ठी चैप्टर यहीं समाप्त हुई। और आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। वहां से जाकर टेलीग्राम ज़रूर जुड़े, जहां आपको इसका PDF आसानी से मिल सकता है। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।